हेलो एवरीवन। बीकॉम पार्ट थर्ड ईयर के इंश्योरेंस के पेपर में आज हम पुनर्बीमा के लाभ एडवांटेजेस ऑफ री इंश्योरेंस के बारे में पढ़ने वाले हैं। पुनर्बीमा और दोहरा बीमा, री इंश्योरेंस और डबल इंश्योरेंस के बारे में मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था कि डबल इंश्योरेंस ऐसा इंश्योरेंस है जो एक इंश्योर्ड अपने सब्जेक्ट मैटर पर एक या एक से अधिक इंश्योरेंस कंपनियों से उसका इंश्योरेंस करवा सकता है। और री इंश्योरेंस ऐसा इंश्योरेंस है जिसमें एक बीमा कंपनी अपनी जोखिम को कम करने के लिए किसी दूसरी बीमाकर्ता कंपनी से उसका री इंश्योरेंस करवाती है। यानी जब कभी ऐसा होता है कि बीमा कंपनी अपने रिस्क बियर करने की जो कैपेसिटी होती है उससे ज़्यादा का इंश्योरेंस कर लेती है, तो वह अपने इस रिस्क को दूसरी बीमा कंपनी के साथ शेयर करती है और उस सब्जेक्ट मैटर का री इंश्योरेंस करवाती है। डबल इंश्योरेंस में इंश्योर्ड और इंश्योरर दोनों का डायरेक्ट रिलेशन होता है, जबकि री इंश्योरेंस में इंश्योर्ड का री इंश्योरेंस से कोई भी डायरेक्ट रिलेशन नहीं होता। अब हम बात करेंगे कि री इंश्योरेंस के क्या एडवांटेजेस हैं, या हम यूँ कहें कि री इंश्योरेंस की आवश्यकता ही क्यों पड़ी, इसकी नीड या रिक्वायरमेंट क्यों होती है कि एक इंश्योरेंस कंपनी अपने जो इंश्योरेंस का बिजनेस है उसको री इंश्योर्ड किसी दूसरी कंपनी से करवाती है। तो इन एडवांटेजेस को हम टू पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट वन इज बीमाकर्ताओं को लाभ, एडवांटेजेस टू द इंश्योरर, और सेकंड वन इज बीमितों को लाभ, एडवांटेजेस टू द इंश्योर्ड। यानी री इंश्योरेंस चूंकि एक इंश्योरेंस कंपनी और दूसरी इंश्योरेंस कंपनी के बीच का कॉन्ट्रैक्ट होता है, उसके बावजूद भी बीमित को भी इससे लाभ होता है। हम ये नहीं कह सकते कि री इंश्योरेंस ऐसा है जिसमें सिर्फ और सिर्फ इंश्योरेंस कंपनी को, यानी ओरिजिनल इंश्योरेंस कंपनी को और जो सेकंड इंश्योरेंस कंपनी है उसी को बेनिफिट होता है, बल्कि इंश्योर्ड भी इससे कुछ एडवांटेजेस लेता है। सबसे पहले हम बात करेंगे एडवांटेजेस टू द इंश्योरर्स, यानी बीमाकर्ताओं को कौन सा लाभ मिलता है। इसमें सबसे पहले हम बात करते हैं सुरक्षा की, सेफ्टी की। तो जब कोई बीमा कंपनी अपनी जोखिम से ज़्यादा का इंश्योरेंस कर लेती है तो वह उस जोखिम को कम करने के लिए दोबारा इंश्योरेंस करवाती है। यानी री इंश्योरेंस का जो पहला एडवांटेजेस है वह उस इंश्योरर कंपनी के लिए सेफ्टी का रहता है। सेकेंड वन इज अनिश्चितता में कमी, रिड्यूस अनसर्टेनिटी। यानी सभी बीमा के जो अनुबंध होते हैं वह लॉ ऑफ एवरेज पर बेस्ड होते हैं। ये सिद्धांत कहता है कि जितनी अधिक संख्या में अनिश्चितताओं को एक साथ मिलाया जाता है उतनी ही अधिक निश्चितता प्राप्त की जा सकती है। और पुनर्बीमा ही एक ऐसा टूल है जिसमें अनेक बीमाकर्ता अपने द्वारा बीमित जोखिमों का फिर से बीमा करवाते हैं और बड़ी संख्या में जोखिम को एक साथ मिला लेते हैं, उनका डिस्ट्रीब्यूशन कर लेते हैं, और इसमें जोखिमों की अनिश्चितता भी सर्टेनिटी में कन्वर्ट हो जाती है, यानी अनसर्टेनिटी कन्वर्ट्स इनटू सर्टेनिटी। नेक्स्ट पॉइंट है क्षमता में वृद्धि, इंक्रीज्ड कैपेसिटी। यहाँ हम बिजनेस की कैपेसिटी को या जोखिम वहन करने की या जोखिम उठाने की कैपेसिटी है उसके बारे में बात करेंगे। पुनर्बीमा की सुविधा होने से बीमाकर्ता की बीमा करने की क्षमता या कैपेसिटी बढ़ जाती है। वह कंपैरेटिवली बड़ी राशि यानी बड़े अमाउंट का बीमा करने में भी हेजिटेट नहीं होता है, वह डरता नहीं है और बड़ी राशि का बीमा भी इस भरोसे करवा लेता है कि वह उसका री इंश्योरेंस करवा लेगा। नेक्स्ट पॉइंट नंबर थर्ड, विध्वंसक जोखिमों का बीमा, इंश्योरेंस ऑफ कैटास्ट्रोफिक रिस्क। विध्वंसक जोखिमें ऐसी जोखिमें होती है जो आती है तो अपने साथ विनाश या लॉस के सिवा कुछ भी नहीं लेके आती है। जब वो आएंगी तो ये तय होता है कि नुकसान होना निश्चित ही है। तो री इंश्योरेंस करवाने से विध्वंसक जोखिमें यानी कैटास्ट्रोफिक जो रिस्क होती है, लाइक भूकंप है, बाढ़ है, तूफान है आदि का बीमा आसानी से करवाया जा सकता है। यदि पुनर्बीमा नहीं होता तो शायद इनका बीमा करवाना भी संभव नहीं होता। नेक्स्ट पॉइंट है बीमा व्यवसाय बंद करने में सुविधा, इजी टू क्लोज बिजनेस। इजी टू क्लोज बिजनेस, बिजनेस बंद करने में सुविधा। बिजनेस शुरू करना आसान है लेकिन उसको लॉन्ग लाइफ देना, उसको प्रोग्रेस तक लेकर जाना और उसको सरवाइव करना बहुत ज़रूरी है और मुश्किल भी होता है। तो कई बीमा कंपनियां बीच में ऐसी स्टेज पे पहुंच जाती है कि उनको अपना बिजनेस बंद करना पड़ जाता है
और री इंश्योरेंस ही ऐसा इंश्योरेंस है जिसकी वजह से यदि कोई बीमा कंपनी बीच में अपना बीमा बंद करना चाहती है तो वह उसका री इंश्योरेंस करवा के अपने बीमा को अपने बिजनेस को बंद कर सकती है। नेक्स्ट पॉइंट, दिवालियेपन की दशा में सुविधा, फैसिलिटी इन केस ऑफ इंसॉल्वेंसी। जब कोई बीमा करता दिवालिया हो जाता है यानी कोई कंपनी इंसॉल्वेंट हो जाती है तो वह अपने आगे का बिजनेस कंटिन्यू नहीं कर पाती है। ऐसी सिचुएशन में वह उसका जो बिजनेस है उस बिजनेस को री इंश्योरेंस करवा करके उसका एक अल्टरनेट ढूंढ सकती है, फाइंड आउट कर सकती है। नेक्स्ट पॉइंट, लाभों में स्थिरता, प्रॉफिट स्टेबिलिटी। पुनर्बीमा री इंश्योरेंस के द्वारा बीमाकर्ताओं के लाभ में स्टेबिलिटी लाई जा सकती है क्योंकि इससे जोखिमों को अधिक निश्चित किया जा सकता है। जहाँ सर्टेनिटी होती है वहाँ प्रॉफिट भी मोर एंड मोर होते चले जाते हैं। नेक्स्ट वन, अनार्थिक प्रतिस्पर्धा पर रोक, टू प्रिवेंट नॉन इकोनॉमिक कंपटीशन। कई बीमा कंपनियों में बीमा व्यवसाय प्राप्त करने के लिए अनार्थिक प्रतिस्पर्धा भी देखने को मिलती है, लेकिन पुनर्बीमा ऐसा बीमा है जिसके कारण ये जो नॉन इकोनॉमिक कंपटीशन है उसको रोका जा सकता है क्योंकि इसमें एक बिजनेसमैन, एक बीमा कंपनी खुद अपनी मर्जी से अपना कुछ बिजनेस वह दूसरी बीमा कंपनी को ट्रांसफर करती है। नेक्स्ट पॉइंट, लाभों में वृद्धि। ऊपर हमने प्रॉफिट में स्टेबिलिटी की बात की, यहाँ हम प्रॉफिट में इंक्रीज होने की बात करेंगे। पुनर्बीमा करने से कंपनी के लाभों में वृद्धि होती है। मूल बीमाकर्ता तो अधिक बीमा कर ही सकता है। दूसरी ओर पुनर्बीमा करवाने के लिए पुनर्बीमा कंपनी को संपूर्ण प्रीमियम नहीं देनी पड़ती है, वह कुछ पार्ट खुद रखता है और कुछ वह किसी और को दे देता है। नेक्स्ट पॉइंट है नए बीमाकर्ताओं के लिए उपयोगी, यूजफुल फॉर न्यू इंश्योरर्स। यानी जो नई कंपनीज मार्केट में आती हैं यानी नए बिजनेस इंश्योरेंस बिजनेस मार्केट में आते हैं उनमें जोखिम उठाने की जो कैपेसिटी होती है वह उन कंपनियों से कम होती हैं जो ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही होती हैं। तो ऐसी सिचुएशन में ये जो न्यू कंपनीज होती हैं यह री इंश्योरेंस के द्वारा अपनी कैपेसिटी से ज़्यादा बिजनेस ले सकती हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे एडवांटेजेस टू द इंश्योर्ड्स, यानी जो इंश्योर्ड है, जो बीमित है, उसको री इंश्योरेंस से क्या एडवांटेज हो सकता है। तो सबसे पहला एडवांटेज रहेगा अधिक सुरक्षित यानी मोर सिक्योर का। पुनर्बीमा से यानी री इंश्योरेंस से बीमित और सिक्योर हो जाता है। इससे उसे एक बीमा पत्र पर दो बीमाकर्ताओं का विश्वास प्राप्त हो सकता है। एक बीमाकर्ता तो वो जिससे उसने बीमा करवाया है और दूसरा वो जिससे उसके बीमा कंपनी ने री इंश्योरेंस करवाया है। तो दो लोगों का विश्वास उसे एक साथ मिलता है। नेक्स्ट, एक ही बीमाकर्ता से संपूर्ण बीमा की सुविधा, फैसिलिटी ऑफ होल इंश्योरेंस। री इंश्योरेंस की फैसिलिटी होने से कोई भी इंश्योर्ड अपनी आवश्यकता का संपूर्ण बीमा यानी होल इंश्योरेंस किसी एक बीमा कंपनी से ले सकता है। इससे उसे अपनी बड़ी जोखिम का बीमा कराने के लिए अलग अलग इंश्योरर के पास जाने की कोई ज़रूरत नहीं होती है। नेक्स्ट पॉइंट, विध्वंसक जोखिमों का बीमा संभव। ये मैंने आपको पिछले पॉइंट में बताया ही है कि जब इंश्योरर के एडवांटेजेस की बात हम कर रहे थे तो उसमें ये मैंने आपको बताया कि कैटास्ट्रॉफिक जो रिस्क होती है उनका इंश्योरेंस भी री इंश्योरेंस के द्वारा ही या इसी के थ्रू संभव हो पाता है, पॉसिबल हो पाता है। लास्ट पॉइंट, बीमाकर्ता के लोभ का दुष्प्रभाव नहीं, नो साइड इफेक्ट ऑफ ग्रीडीनेस ऑफ इंश्योरर्स। यानी कई बार बीमाकर्ता लोभवश अपनी कैपेसिटी से ज़्यादा राशि का बीमा कर तो लेता है लेकिन बाद में ये महसूस होता है कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था और इस गलती को सुधारने के लिए वह री इंश्योरेंस करवाता है और जो कैपेसिटी से ज़्यादा उसने इंश्योरेंस ले लिया है या बिजनेस ले लिया है वह उस बिजनेस को पूरा करने की कोशिश करता है और अपने इंश्योर्ड को सिक्योर करने की कोशिश करता है। तो ये कुछ एडवांटेजेस थे जो मैंने आपके सामने रखे जो कि इंश्योर्ड और इंश्योरर दोनों को ही मिलते हैं। एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है ये आपका और अक्सर पूछा जाता है। डबल इंश्योरेंस और री इंश्योरेंस में जो डिस्टिंग्विश होता है वो और इसके जो एडवांटेजेस या बेनिफिट्स हैं उसके बारे में।
अब हम बात करेंगे मेथड्स ऑफ री इंश्योरेंस, पुनर्बीमा की विधियों के बारे में, यानी री इंश्योरेंस करवाने की कौन कौन से मेथड्स हो सकते हैं, जिन मेथड्स के थ्रू एक इंश्योरर अनदर इंश्योरर से री इंश्योरेंस करवाता है। तो इसमें 3 मेथड हैं, फैकल्टेटिव मेथड, ऐच्छिक विधि, ट्रीटी मेथड, संधि विधि, और पूलिंग मेथड यानी पूल विधि। 3 मेथड हैं जिसके द्वारा कोई बीमाकर्ता कंपनी किसी दूसरे बीमाकर्ता से बीमा करवा सकती है। पहले हम ऐच्छिक विधि की यानी फैकल्टेटिव मेथड की बात करते हैं। ऐच्छिक का मतलब हम वॉलेंटरीली लेते हैं, अपनी मर्जी से, विद ओन डिजायर की बात करते हैं कि ऐच्छिक री इंश्योरेंस किसी विशिष्ट जोखिम के लिए किसी विशिष्ट समय पर की गई कोई व्यवस्था होती है। यानी ऐच्छिक जो बीमा पुनर्बीमा है, इसमें प्रत्येक बीमाकर्ता एवं पुनर्बीमाकर्ता स्वतंत्र होते हैं। जब भी कोई बीमाकर्ता अपनी कैपेसिटी के से ज़्यादा का इंश्योरेंस कर लेता है तो वह पुनर्बीमा को प्रपोजल भेजता है और इस प्रस्ताव के साथ में वह बीमा पत्र की एक कॉपी भी भेज देता है। और री इंश्योरर अनेक बातों जैसे नेचर ऑफ रिस्क, पॉसिबिलिटी ऑफ लॉस और खुद की स्थिति, बीमा की प्रीमियम आदि पर विचार करने के बाद वह उस पर अपना डिसीजन देता है। वह चाहे तो उस प्रपोजल को एक्सेप्ट भी कर सकता है और वह चाहे तो उसे रिजेक्ट भी कर सकता है। सेकंड जो पॉइंट है आपका संधि विधि का यानी ट्रीटी मेथड। ट्रीटी मेथड के फिर से तकरीबन 4 टाइप्स बताए हैं, कोटा, सरप्लस ट्रीटी, एक्सेस ऑफ लॉस ट्रीटी और स्टॉप लॉस ट्रीटी। संधि का मतलब ये होता है, जैसे इस मेथड में तो ये था कि जब भी उसके पास इस तरह का प्रपोजल आएगा वह उसको प्रस्ताव भेजेगा कि मेरे पास इतना इतना बिजनेस आया है और इसमें से मैं इतने का इंश्योरेंस करवाना चाहता हूँ, क्या आप करने के लिए तैयार हैं। तो इसमें स्पेशल केस में ऐसा होता है। लेकिन जो ट्रीटी मेथड है इसमें एक फॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है इंश्योरर और री इंश्योरर के बीच में। इसमें मूल बीमाकर्ता यानी जो ओरिजिनल इंश्योरर है या जो प्रिंसिपल इंश्योरर है और जो री इंश्योरर है उसके बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट होगा जो तकरीबन 12 मंथ्स के लिए होता है, यानी 12 महीने के लिए वह एक कॉन्ट्रैक्ट करते हैं और ये कहते हैं कि मूल बीमाकर्ता पुनर्बीमाकर्ता से ये एग्रीमेंट करता है कि वह इस ट्रीटी के अंडर यानी इस संधि के अंतर्गत जोखिमों का पुनर्बीमा कराएगा। मतलब ये एक कॉन्ट्रैक्ट होता है कि उस पूरे साल में यदि इस तरह का कोई भी कॉन्ट्रैक्ट आता है, कोई भी प्रिंसिपल इंश्योरर के पास में कोई भी ऐसा कॉन्ट्रैक्ट आता है जिसमें उसको ये लगता है कि वह उसका पुनर्बीमा करवा सकता है तो वह उसे भेज देता है। अब सवाल ये उठता है कि इसमें भी और कौन कौन से मेथड इसमें भी और ट्रीटी किस किस तरीके की हो सकती है। यानी हमने ट्रीटी मेथड की बात की है कि इसमें एक फॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट होता है, तो वो किस किस तरीके के हो सकते हैं। तो पहला होगा कोटा यानी निश्चित अभ्यंश, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं कोटा भी कह सकते हैं आप इसे। सरप्लस ट्रीटी को हम आधिक्य भी कहेंगे, एक्सेस जिसको कहते हैं हम। एक्सेस ऑफ लॉस ट्रीटी को हम कहेंगे हानि आधिक्य, हानि अतिरेक या हानि आधिक्य एक्सेस ऑफ लॉस ट्रीटी, और हानि आधिक्य अनुपात स्टॉप लॉस ट्रीटी जिसे हम कहते हैं। तो ये कुछ इसके टाइप्स और साथ में रहेंगे। लास्ट पॉइंट रहेगा हमारा पूल विधि का, पूलिंग मेथड का। पूलिंग मेथड एक ऐसा मेथड है, पूल का मतलब होता है ग्रुप बनाना। जैसे हम कोई काम अकेले करना चाहते हैं तो हम उस काम को इजी करने के लिए हम क्या करते हैं, हम कुछ लोग साथ हो जाते हैं, क्योंकि पर्टिकुलर हमारा काम एक ही होता है, हमारा पर्पस एक ही होता है, तो हम मिक्स हो जाते हैं, हम मिल जाते हैं और मिलने के बाद हम उस काम को करते हैं। तो पूलिंग मेथड में कुछ इंश्योरेंस कंपनियां आपस में मिल जाती हैं और उनका उद्देश्य होता है एक दूसरे का री इंश्योरेंस करना। तो पूलिंग मेथड भी एक फेमस और अच्छा तरीका है री इंश्योरेंस करने का। तो आज की क्लास में मैंने आपको एडवांटेजेस ऑफ री इंश्योरेंस और मेथड्स ऑफ री इंश्योरेंस के बारे में
बताया। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्लास में हम लाइफ इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बात करेंगे। लाइफ इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, इसके एसेंशियल एलिमेंट्स क्या होते हैं, और लाइफ इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट करने की, या हम यूँ कहें लाइफ पॉलिसी लेने के लिए हमें किन किन स्टेप्स को फॉलो करना पड़ता है, किस प्रोसीजर को हमें फॉलो करना पड़ता है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।